हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो नए हैं उनके लिए वेलकम। आज मैं एक किताब की रिव्यू लेकर आई हूँ जो है झूठा सच। विभाजन पर आधारित यह उपन्यास हिंदी साहित्य की कालजयी उपन्यासों में से एक माना जाता है और यह विभाजन पर आधारित यथार्थवादी उपन्यास में भी एक माना जाता है। यह उपन्यास 2 भागों में है। इसे लिखा है यशपाल ने और इसका पहला भाग है वतन और देश, जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें की कहानी 1943 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक की है। और जो दूसरा भाग है वो है देश का भविष्य, जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ था। और इसकी कहानी है 1947 15 अगस्त से लेकर देश में दूसरे लोकसभा चुनाव तक के बारे में। अगर यशपाल के बारे में कहें तो इनका जन्म हुआ था 1903 में, इनकी मृत्यु हो गई थी 1976 में। हालांकि ये क्रांतिकारिता से जुड़े हुए थे और क्रांतिकारी से ये फिर साहित्यकार बन गए और अच्छे अच्छे उपन्यासों को इन्होंने लिखा। पहला भाग जो कि वतन और देश, जो शुरू होता है भोला पांडे की गली से, जिसमें जयदेव पुरी एक पत्रकार है और खुद को आदर्शवादी मानता है और उसकी बहन है तारा, जो कि काफी पढ़ी लिखी है, पढ़ रही है और पढ़ना भी चाहती है और खुले विचारों की है। और तीसरी जो पात्र है वो है कनक, जो कि वो भी स्वतंत्र विचार वाली लड़की है। जयदेव से वो प्रेम करती है और उसका संघर्ष शुरू होता है जयदेव से प्रेम विवाह करने तक। जयदेव खुद को आदर्शवादी मानता है, वो अपनी बहन को पढ़ाना चाहता है, पढ़ाता है, सपोर्ट करता है, लेकिन उसके आजाद ख्याल, उसके आदर्शवादी सोच तब धराशायी होते दिखाई देते हैं जब उसकी बहन तारा का किसी मुस्लिम लड़के के साथ प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है। और पता चलने के बाद सांप्रदायिकता उसके मन में, जयदेव के मन में ऐसे जड़ कर जाती है कि वो उसका विवाह किसी दूसरे इंसान से नहीं, ऐसे इंसान से करवाने पर राजी हो जाता है जो कि बिल्कुल निकम्मा होता है। तो पहला भाग उपन्यास का इतनी मानविकता के साथ पेश किया गया। ये पहला भाग लाहौर की घटनाओं को दिखाता है जो कि विभाजन से पहले का होता है और विभाजन के समय उस समय आप सामान्य जनों के बीच क्या हुआ, कैसे औरतों के साथ अत्याचार हुए, ये सारी चीजों को यशपाल ने इतने अच्छे से चित्रित किया है कि आप विचलित हो जाएंगे पढ़ते। यशपाल ने जिस तरीके से लाहौर के गली कूचों को, वहाँ के घरों को, सामान्य जनों के दैनिक दिनचर्या को इतने सटीक तरीके से चित्रित किया है कि आपके दिमाग में वो पूरा रच बस जाएगा। पहला भाग शायद मुझे ये लगा यह दिखाती है कि सांप्रदायिक चेतना किस तरीके से मानवीय नियति को प्रभावित करती है और सामान्य जन में निहित क्रांतिकारी चेतना को जड़ कर देती है और इंसान को स्वार्थ की तरफ मोड़ देती है। इस उपन्यास में अगर दोनों भागों को मिलाकर अगर स्त्री की बात करें, स्त्री चेतना की बात करें, तो मुझे लगता है कि यशपाल ने स्त्रियों के द्वारा, नारी पात्रों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया। तारा जो कि आइडियलिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है, वो कहानी को एक शायद फेमिनिस्ट रंग देती है। तारा यह बताती है कि ताकत हर वक्त में मुकम्मल होने वाली चीज है, बस इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए। तो झूठा सच भारतीय समाज की स्त्री की नियति के संदर्भ में भी कई सारे सवाल खड़े करता है। तारा ही नहीं, यशपाल ने इसमें कई स्त्री पात्रों के द्वारा स्त्री की नियति को दर्शाया है। आप कनक को ले लें, आप ताजो को ले लें, शीलो को ले लें, उसमें कई तरीके की और स्त्रियां हैं जो कैसे उस विभाजन के वक्त खुद को संभालती हैं, कैसे अपने घर परिवार को ढूंढती हैं। मतलब उस समय के आप स्त्रियों के नियति को जान सकेंगे। लेकिन शायद तारा और कनक ही 2 स्त्री पात्र हैं जो कि मुख्य रूप से उसमें अपने संघर्ष को दिखाती हैं। और झूठा सच उपन्यास का प्रश्न सिर्फ 2 नायिकाओं पर आकर रुक जाता है, तारा और कनक।
पहला भाग आपको विचलित इसलिए कर देगा क्योंकि इसमें विभाजन के समय के त्रासदी को काफी अच्छे से उन्होंने दिखाया है कि विभाजन के वक्त कैसे लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, किसी के घर परिवार छूट जाता है। तारा कैसे अपने शादी के पहले ही दिन दंगों में फंसकर ससुराल से अलग हो जाती है, कुछ दिन मुस्लिमों के घर में रहती है। ये बहुत सारी चीजें यशपाल ने इतने अच्छे से चित्रित किया है कि आप भाव से आप गुजरेंगे इसे पढ़ते हुए। और प्रथम भाग के अंत में मुझे कुछ लाइन बहुत ही अच्छी लगी, जो था कि विभाजन के बाद जो ट्रेन शरणार्थियों को लेकर जाता है, उसमें से ट्रेन का ड्राइवर कहता है कि रब ने जिन्हें एक बनाया, रब के बंदों ने ही अपने वहम और जुल्म के द्वारा उन्हें दो कर दिया। किताब की अगर दूसरे भाग की बात करें, जो कि देश का भविष्य है, जो कि 1960 में प्रकाशित होता है, 1942 से लेकर 1952 तक के घटनाओं का चित्रण मिलता है आपको, और इसका मुख्य केंद्र दिल्ली रहता है। इसमें ऐसा नहीं कि दूसरे भाग में चरित्र और पात्र बदल गए हैं, पात्र वही है, सिर्फ ये दिखाया गया है कि विभाजन के बाद कैसे लोग अपने परिवारों को ढूंढते हैं, जो स्त्रियां अपने घर बार से अलग हो गई है वो कैसे अपना जीवन यापन करती हैं। आपको पहला भाग पढ़ने के बाद जल्दी से दूसरा भाग पढ़ना चाहेंगे कि आप पता करें कि जयदेव के साथ क्या होता है, तारा के साथ क्या होता है, कनक जयदेव से मिलती है या नहीं, उसका विवाह होता है कि नहीं। और ये काफी चीजें आपको दूसरे भाग में देखने को मिलेगा, जिसमें कि शरणार्थियों का दिखाया गया है कि एक देश से दूसरे देश में जब विभाजन के बाद वो गए तो कैसे अपना घर बनाया, कैसे रहे, कैसे लोगों ने बिछड़े हुए परिवारों को खोजा। तो ये सब आपको दूसरे भाग में देखने को मिलता है। और मैं बता दूं कि जयदेव नौकरी भी करने लगता है, और कुछ विभाजन के समय दूरी होने पे कनक के अलावा उसकी दूसरे स्त्री के साथ संबंध भी बन जाते हैं। और तारा कैसे नौकरी पा लेती है, जबकि वो पढ़ी लिखी रहती है, नौकरी पा लेती है, और किस तरीके से मतलब अपने परिवारों से मिलती है, क्योंकि तारा अपने घर वालों के लिए मर चुकी होती है। लोगों को लगता है कि ससुराल गई, वहां पे दंगे हुए और मर गई। तो ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। और मुझे लगता है दूसरे भाग में मुझे ज्यादा राजनीतिक वातावरण की बात करें तो उसमें गांधी की मृत्यु, नेहरू जो प्रधानमंत्री बने, और किस तरीके से उस समय राजनीतिक चर्चाएं होती थी, लोग किसका सपोर्ट करते थे, ये सब आपको जानने को मिलेगा। यह किताब मुझे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि अगर आप पार्टीशन पर, अगर आप विभाजन पर किताबें पढ़ना चाहें, राजनीतिक पक्ष के बाद देखना चाहें, तो आपको कई किताबें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप विभाजन के वक्त सामान्य जनों की स्थिति क्या थी, उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, औरतों की स्थिति क्या थी, ये जानना है अगर आपको, तो आपको झूठा सच पढ़ना होगा। ये किताब किसको पढ़नी चाहिए, किसको नहीं पढ़नी चाहिए। यह किताब काफी ज्यादा पृष्ठों की संख्या में है। आप देख सकते हैं कि ये 2 भागों में है, तो इसमें पृष्ठ संख्या बहुत ही ज्यादा है। तो इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको धैर्य चाहिए। दूसरी बात, अगर जो इतिहास, साहित्य और अच्छी रचनाओं के बारे में रुचि रखता हो तो उसे पढ़ के ये काफी अच्छा लगेगा। और तीसरी वो लोग जो कि भारत पाकिस्तान विभाजन पर अपना राय आखिरी मानते हैं, तो वो इस किताब को पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये किताब मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये तो इसकी समीक्षा हो गई। अगर हम बात करें इसका शैक्षणिक दृष्टि से इस किताब की, तो ये बीए और एमए के पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया गया है। ये चूँकि हिंदी पदस्नातक द्वितीय सत्र में ये सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। और अगर आप हिंदी से नेट जेआरएफ की परीक्षा देना चाहते हैं तो ये किताब उसमें भी इससे प्रश्न बनते हैं, तो आपको हिंदी साहित्य के बच्चों को तो ये पढ़ना ही चाहिए। और यशपाल जो कि मार्क्सवादी विचारधारा दर्शन से प्रभावित थे, और यह उपन्यास शायद उनका पहला उपन्यास है जो कि मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित दिखाई देता है। और यशपाल ने ही प्रेमचंद्र के बाद उनके यथार्थवाद को आगे बढ़ाया। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी समीक्षा अच्छी लगी होगी।
और अगर कोई त्रुटियाँ आपको समझ में आती है या फिर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताएं। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मुझे और प्रेरणा मिले वीडियो बनाने का।